फ्रेंड्स, राजंस क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान जीके की इस क्लास में आज हम चर्चा करेंगे चौहान वंश के स्वर्णिम काल की विग्रहराज चतुर्थ की, ठीक है, या बीसल देव की। बीसल देव, ठीक है मित्रों। इनका शासनकाल 1153 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक था। इनका शासनकाल 1153 ईस्वी से और 1163 ईस्वी तक था, ठीक है। ये अर्णोराज चौहान के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने अर्णोराज चौहान यानी अपने पिता के हत्यारे, इनका बड़ा भाई था जगदेव, जो कि इनके पिता का हत्यारा था, उसको पद से हटाकर, उसको सिंहासन से हटाकर, यानी कि उनको पराजित करके 1153 में सिंहासन प्राप्त किया था। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने, ठीक है। ये विद्वानों का आश्रयदाता था। इसने अपने दरबार में विद्वानों को आश्रय दिया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कवि बांधवराज उपनाम, ठीक है। क्या कहा जाता है मित्रों इसे? कवि बांधवराज। कवि बांधवराज भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने शासन में, अपने दरबार में विद्वानों को आश्रय दिया था, इसलिए इन्हें कवि बांधवराज भी के नाम से भी जाना जाता है। इनका साम्राज्य शिवालिक की पहाड़ियों से लेकर, शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियों से लेकर उत्तर प्रदेश में सहारनपुर तक था। कहां तक था? उत्तर प्रदेश में सहारनपुर तक फैला हुआ था, ठीक है मित्रों। यानी इनका जो शासनकाल था वो शिवालिक की पहाड़ियों से लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर तक फैला हुआ था। इन्होंने अपने शासनकाल में इस चौहान वंश की जो साम्राज्य थी, इसकी सीमाएं काफी हद तक फैलाई, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इनके काल को चौहानों का स्वर्ण काल क्या कहा जाता है? चौहानों का स्वर्ण काल। किस शासक के काल को कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव के शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में चौहान वंश या चौहानों का जो साम्राज्य था, इस साम्राज्य ने काफी सीमाएं, अपनी सीमाओं को काफी दूर तक फैलाया। शिवालिक की पहाड़ियों से लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर तक इन्होंने अपने शासन की सीमाओं को विस्तृत किया, फैलाया। इन्होंने गजनी के शासक अमीर खुसरू शाह, गजनी के शासक, गजनी के शासक अमीर खुसरू शाह, अमीर खुसरू शाह, जिसे कि कई जगह क्या कहा गया है? हमीर। क्या कहा गया है इन्हें? हमीर भी कहा गया है। किसको? इस हमीर खुसरू शाह को कई जगह हमीर भी कहा गया है। इसको हराकर इसने हिंदू शासकों को गजनी शासन से मुक्ति दिलाई थी। विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के शासक, ये कहाँ के शासक थे? गजनी के, ठीक है, गजनी के शासक थे। और विग्रहराज चतुर्थ ने इनको पराजित किया और हिंदू जो शासक थे भारत में, इनको इस गजनी के प्रभुत्व से या मुस्लिम शासन के प्रभुत्व से मुक्ति दिलाई। 1157 ईस्वी में इन्होंने, कब? 1157 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली में तोमर वंशीय शासक तंवर को पराजित किया। किसको पराजित किया? तंवर को, जो कहाँ का शासक था? दिल्ली का, ठीक है। यानी 1157 में इन्होंने दिल्ली को जीत लिया। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने 1157 ईस्वी में दिल्ली को जीत लिया, दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया, ठीक है। इनका शासनकाल
इस सपाल दक्ष या सांभर के चौहानों की जो शाखा है, इस शाखा का स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है, कि विग्रहराज चतुर्थ का या बीसल देव का जो स्वर्णकाल है, इस सांभर के चौहानों की शाखा का स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है मित्रों, एक शिवालिक दिल्ली में एक अभिलेख है जिसे शिवालिक स्तंभ लेख का नाम दिया गया है। कौन सा शिलालेख है मित्रों? शिवालिक शिलालेख है जो दिल्ली में स्थित है। इस स्तंभ लेख में ये 9 अप्रैल 1163 को शिवालिक स्तंभ लेख, ठीक है, जो 9 अप्रैल 1163, इसमें इसके कब लिखा गया ये भी प्रमाण है। 9 अप्रैल 1163 को ये लिखा गया। ठीक है, कौन सा भी लेख? शिवालिक स्तंभ लेख, जो कि 9 अप्रैल 1163 को लिखा गया। इसमें दिल्ली से प्राप्त जो इसमें बीसल देव, ये स्तंभ लेख बीसल देव के बारे में जानकारी देता है। कौन सा? शिवालिक स्तंभ लेख 9 अप्रैल 1163 को दिल्ली में लिखा गया। कहाँ लिखा गया? ये दिल्ली में। कहाँ है ये? दिल्ली में है। और किससे संबंधित है ये? बीसल देव से। किससे संबंधित है मित्रों? बीसल देव से संबंधित है। ठीक है, इस शिलालेख के अनुसार इसने मुस्लिम शासकों का सफाया कर दिया था। ये शिलालेख शिवालिक जो स्तंभ लेख है, ये इस बात का प्रमाण करता है कि जो बीसल देव चौहान थे या विग्रहराज चतुर्थ जो थे, इन्होंने मुस्लिम शासकों का भारत से सफाया कर दिया था। ठीक है, और अपने उत्तराधिकारों को, अपने जो उत्तराधिकारी हुए हैं, इनके बाद में जो शासक हुए हैं, उनको ये निर्देश दिया है कि मुस्लिम शासकों को अटक नदी के उस पार ही रखा जाए। क्या निर्देश दिया है? अटक नदी के उस पार रखा जाए। उस पार रखने के निर्देश दिए हैं। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। किस अभिलेख के द्वारा? शिवालिक स्तंभ लेख के अनुसार इन्होंने अपने उत्तराधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वो मुस्लिम शासकों को केवल अटक नदी के उस पार तक सीमित रखें। ठीक है मित्रों, विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत भाषा में एक ग्रंथ लिखा है, एक नाटक लिखा है। किसमें? संस्कृत भाषा में। और उस नाटक का नाम है हरिकेली। क्या है? हरिकेली। ये किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया मित्रों? इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? बीसल देव के द्वारा या विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा इसको लिखा गया है, हरिकेली नामक नाटक को। ठीक है, ये एक नाटक है। क्या है? ये एक नाटक है। और इस नाटक में जिस का विवरण किया है विग्रहराज चतुर्थ ने, ये इसमें उन्होंने महाभारत के काल में जो अर्जुन और भगवान शिव के बीच में जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध का वर्णन इन्होंने इस हरिकेली नामक नाटक में किया है। ठीक है, जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा या बीसल देव के द्वारा। ठीक है, इस नाटक की कुछ पंक्तियाँ, इस नाटक में की जो भाषा है या उस की कुछ पंक्तियाँ 2.5 दिन के झोंपड़े में और ब्रिस्टल में, ब्रिस्टल जो कि इंग्लैंड में है। कहाँ है ब्रिस्टल? इंग्लैंड में है। ये इंग्लैंड में है। और यहाँ ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय का स्मारक है। ठीक है, कि स्मारक पर लिखी हुई हैं। हरिकेली जो नाटक है, इस नाटक में से कुछ पंक्तियां ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय, ब्रिस्टल जो कि इंग्लैंड में है, इस राजा राम मोहन राय जो कि एक समाज सुधारक हुए हैं भारत में, इनके एक स्मारक पर
लिखा गया है। इसके अलावा अढ़ाई दिन के झोंपड़ा जो कि अजमेर में ही है। प्रारंभ में एक संस्कृत पाठशाला थी जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद का नाम, मस्जिद के रूप में बदल दिया था। इसका नाम अढ़ाई दिन का झोंपड़ा रखा गया है। और यहाँ इसके कुछ पंक्तियों को इस अढ़ाई दिन के झोंपड़े पे भी लिखा गया है। ठीक है मित्रों, किस नाटक से संबंधित पंक्तियों को? हरिकेली, जो कि किससे संबंधित है? ये महाभारत काल में अर्जुन और भगवान शिव के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध से संबंधित है। और इस नाट्य ग्रंथ की रचना स्वयं विग्रहराज चतुर्थ ने की है, जो इस बात का प्रमाण है कि जो विग्रहराज चतुर्थ था ये न केवल एक शासक था बल्कि इसका संबंध या इसकी रुचि साहित्य में भी थी और एक कवि भी था। इसलिए इसे, और इसने अपने दरबार में अनेक महान कवियों को शरण दी, इसलिए इसे कवि बांधव भी कहा जाता है। कवि बांधव के नाम से भी संबोधित किया गया है। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ ने अपने दरबार में सोमदेव, ठीक है, और इस सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की है। किसकी? ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की है। किसने? सोमदेव ने। और इस ग्रंथ में सोमदेव ने विग्रहराज व इंद्रपुरी की राजकुमारी, इस जो ग्रंथ है जो सोमदेव के द्वारा लिखा गया है ललित विग्रहराज, इस ललित विग्रहराज में सोमदेव ने प्रेम संबंधों का वर्णन किया है। और ये प्रेम संबंध थे विग्रहराज और इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी के संबंधों का विवरण किया है। विग्रहराज चतुर्थ और इंद्रपुरी की राजकुमारी, देसल देवी के प्रेम संबंधों का विवरण है। ठीक है, ठीक है मित्रों, कौन से ग्रंथ में? ललित विग्रहराज में, जो किसने लिखा है? सोमदेव ने। किसने लिखा है? सोमदेव ने। इसके अलावा इन्होंने नरपति नाल है, नरपति नाल है, ये भी एक कवि हुए हैं। नरपति नाले भी एक कवि हुए हैं। और इन्होंने बीसल देव रासो नामक ग्रंथ लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा है मित्रों? बीसल देव रासो। ये किसके द्वारा लिखा गया है? नरपति नालह के द्वारा लिखा गया है बीसल देव रासो। और ललित विग्रहराज सोमदेव के द्वारा। तो बीसल देव रासो जो लिखा है नरपति नालह ने, और इस नरपति नालह ने इस ग्रंथ में, बीसल देव रासो में, विग्रहराज चतुर्थ और परमार राजा भोज की पुत्री राजमती के प्रेम संबंधों का उल्लेख किया है। परमार राजा भोज की पुत्री राजमती और विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम संबंधों का उल्लेख किया है। प्रेम संबंधों का उल्लेख है। ठीक है, किसमें? कौन से ग्रंथ में? बीसल देव रासो। तो ललित विग्रहराज जो ग्रंथ है, इसकी जो कहानी का आधार है वो तो क्या है कि विग्रहराज चतुर्थ और इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी के प्रेम संबंध है। किसमें? ललित विग्रहराज में, जिसके रचयिता सोमदेव हैं। और बीसल देव रासो, इसमें परमार राजा भोज की पुत्री राजमती और विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम संबंधों का उल्लेख किया गया है। इसके शासक नरपति नालय हैं। कौन है? नरपति नालय हैं। ठीक है, ऐसे विद्वानों को
ऐसे विद्वानों को विग्रहराज चतुर्थ ने अपने दरबार में शरण दी थी। ठीक है, अपने दरबार में शरण दी थी। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। यानी इसके दरबार में ऐसे विद्वान कवि हुए हैं जिन्होंने ललित विग्रहराज, जो कि सोमदेव ने लिखा है, जिसमें विग्रहराज चतुर्थ और देसल देवी, इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी के प्रेम संबंधों का वर्णन किया गया है। और नरपति नाल्हे जैसे जिन्होंने बीसल देव रासव ग्रंथ लिखा है, जिसमें विग्रहराज चतुर्थ और परमार राजा भोज की पुत्री पर राजमती के प्रेम संबंधों का उल्लेख किया है। ऐसे कवियों को आश्रय दिया है, जिसके कारण इन्हें कवि बांधव भी कहा जाता है। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ एक शासक और साहित्यकार होने के साथ साथ एक निर्माता भी थे, एक अच्छे निर्माता थे। उन्होंने अजमेर में धार, अजमेर में धार, जो कि कहाँ है धार? ये धार है जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, धार मध्य प्रदेश में है। और इस मध्य प्रदेश की धार की भांति यहाँ एक संस्कृत पाठशाला बनवाई। क्या बनवाई? संस्कृत पाठशाला। कब? 1153 में ईस्वी में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई है इन्होंने। ठीक है, जो कि किससे प्रेरणा लेकर? धार, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इससे प्रेरणा लेकर विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में 1153 ईस्वी में संस्कृत माध्यम की एक पाठशाला बनाई है। संस्कृत की एक पाठशाला बनाई है, जिसमें संस्कृत के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। और इस पाठशाला में मैंने आपको अभी पहले बताया है आपको कि इस पाठशाला में कुछ जो पंक्तियां हैं वो हरिकेली नामक नाटक से ली गई हैं, जिनका वर्णन यहाँ किया गया है संस्कृत पाठशाला में। ठीक है, और इसी संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तोड़कर यहाँ एक मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसे क्या कहा गया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। क्या कहा गया मित्रों? 2.5 दिन का झोंपड़ा। ये प्रारंभ में क्या थी? एक संस्कृत विद्यालय, संस्कृत पाठशाला थी। ठीक है, और यहाँ हरिकेली, जो कि विग्रहराज चतुर्थ स्वयं ने लिखी है, कि कुछ पंक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तोड़कर एक मस्जिद बनाई गई थी। संभवतः ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये संभवतः राजस्थान की पहली मस्जिद थी। ठीक है, क्या कहा जाता है कि ये 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान की पहली मस्जिद है। ठीक है, पहली मस्जिद है, ये कहा जाता है। ये कब तोड़कर बनाई गई थी? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था या सेनापति था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 1194 ईस्वी में। कब बनाई गई इसको? 1194। यानी 1194 से पहले जो 2.5 दिन का झोंपड़ा, वर्तमान में जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है अजमेर में, ये 1194 से पहले क्या था? एक संस्कृत पाठशाला था, जिसे मोहम्मद गोरी के सैनिक कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर बनाया था। ठीक है, ये मोहम्मद गोरी नाम से ही प्रतीत होता है, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा रे। तो ये बड़ा जिसने ये कई बार असफल भी हुआ था, लेकिन बाद में पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में सब जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ उसमें ये सफल हुआ, और उसमें पृथ्वीराज चौहान को इसने पराजित किया और अजमेर पर शासन कर लिया। इसके बाद ये अपने सैनिक यानी सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ छोड़ गया और ये वापस अफगान लौट गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को 1194 में तोड़कर राजस्थान की पहली मस्जिद यानी 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण कराया था। ठीक है, इस 2.5 दिन के झोंपड़े को 16 स्तंभों का महल या 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहा जाता है। इस 2.5 दिन के झोंपड़े में 16 खंभे हैं, इसलिए इसे 16 खंभों का महल भी कहा जाता है। 2.5 दिन के झोंपड़े में पंजाब साहब पीर का उर्स लगता है। अब इसे क्यों कहा जाता है 2.5 दिन का झोंपड़ा? क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पंजाब पीर शाह का मेला लगता है। ठीक है, पीर शाह का 2.5 दिन का मेला लगता है। ठीक है, 2.5 दिन का
मेला लगता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। इस मस्जिद में पंजाब पीर साहब की मजार है और यहाँ उर्स लगता है, 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ ने टोंक में राजमहल गांव के पास में बीसल सागर तालाब बनवाया था और उसके चारों ओर अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। बीसल देव ने या विग्रहराज चतुर्थ ने टोंक जिले में एक राजमहल गांव है और उस गांव के आसपास एक बीसल सागर बनवाया। क्या बनवाया, बीसल सागर बनवाया और इस बीसल सागर के चारों ओर अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया है। किलहॉर्न एक विदेशी इतिहासकार है किलहॉर्न, और किलहॉर्न ने कहा है विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, बीसल देव के बारे में। किलहॉर्न जो कि एक विदेशी इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने कहा है कि विग्रहराज चतुर्थ उन हिंदू शासकों में से एक है जो कालिदास व भवभूति की होड़ कर सकता है, जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है। ये किसने कहा है, किलहॉर्न ने। किसने कहा है, किलहॉर्न ने कहा है। और किसके बारे में कहा है, विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव के बारे में कहा है कि यह उन हिंदू शासकों में से एक हिंदू शासक है जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है या उनके साथ इसको इनका प्रतिद्वंदी माना जाता है। ठीक है मित्रों, तो आज की राजस्थान जीके की क्लास में इतना ही। हमने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में अध्ययन किया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।